हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपना रीतिकाल का चैप्टर जो है वो पूरा कर लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें जो विद्वानों के जो इम्पोर्टेंट कथन है, किसने रीतिकाल के बारे में क्या कहा है वो पढ़ेंगे। सारे ही कथन क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। राजाओं से पुरस्कार पाने, जनता द्वारा सामर्थ्य होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई। ये किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि रीतिकाल में जो रचनाएं हुई थी वो क्या था, एक बंदी हुई परिपाटी में हुई थी। क्योंकि जो कवि थे वो दरबार में रहते थे और श्रृंगार संबंधी ही कविताएं करते थे। तो उस समय रीतिकाल को क्या है, हम दरबारी काव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अधिकांश रचनाएं हैं वो दरबार से ही संबंधित थी। तो ये किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। इम्पोर्टेंट कथन है। इस काल को कलाकाल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियाँ, विचारधाराएं, ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास की दृष्टि से होता है। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। नेक्स्ट है, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ, और जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह रीति ग्रंथ है। ये किसने कहा? नगेंद्र ने कहा है। किसके संबंध में कहा है? जो लक्षण ग्रंथ हुए थे उनके संबंध में कहा है। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल से ही हो गया। देखो, केशवदास द्वारा किसने माना था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना था। केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले आचार्य केशव ने ही किया। किसने माना था आचार्य केशव को? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंड परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के 50 वर्षों के पीछे तक चला, और यह भी क्या है, भिन्न आदर्श को लेकर, केशव को आदर्श लेकर नहीं। केशव को आदर्श माना ही नहीं। किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। जहाँ पर ये लाइन आ जाए केशव को आदर्श लेकर नहीं माना, वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। चिंतामणि से देखो किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना। जहाँ पर आपको अखंड परंपरा चिंतामणि से आ जाए तो कौन होगा? वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल होगा। काव्य सूरज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्य अंगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। दास जी तो इनके बहुत ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें जो कि तो अपने काव्य निर्णय में रखी हैं। अब दास जी कौन है? भिखारी दास हैं। और उन्होंने क्या है, जो ये इनके काव्य निर्णयों की रचना थी उनमें क्या है, इनकी बातों को यूं का यूं अपने ग्रंथों में लिखा है। और किसने कहा है? श्री रामचंद्र शुक्ल ने श्रीपद की प्रशंसा। नेक्स्ट है, काव्य परंपरा को न मानने वाला काव्य अंधा, शब्द प्रयोग में औचित्य का प्रयोग न मानने वाला काव्य बधिर, छंद दोष से युक्त काव्य पंगु, अलंकार रहित काव्य नगन, और अर्थ रहित काव्य क्या होता है? मृतक तुल्य के समान होता है। ये किसने कहा है? ये केशवदास ने कहा है। एक मिनट फ्रेंड्स। शब्दार्थ का सार काव्य और काव्य, एक मिनट, शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार है देव कवि। शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। ये किसने कहा है? ये देव कवि ने कहा। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है। शब्दार्थ काव्य कामधेनु है जिसका दूध रस और मक्खन आनंद है। ये किसने कहा है? ये भी देव कवि ने कहा। किसके संबंध में कहा है? शब्दार्थ के संबंध में कहा। उन्होंने जो शब्दार्थ में जो काव्य है उसको क्या क्या माना है? कामधेनु जो गाय होती है उसके समान माना है, और उसका दूध क्या माना है? रस माना है। ये दोनों पॉइंट अपने आप में क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देव कवि के।
राजाओं से पुरस्कार पाने, जनता द्वारा समादर होने की। अच्छा, ये वही बात। नेक्स्ट देखिए, मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। ये किसने कहा? गिरीश ने कहा। किसके संदर्भ में कहा था? बिहारी के संदर्भ में कहा था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसके संदर्भ में कहा था? बिहारी के संदर्भ में कहा था। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके संबंध में कहा था? घनानंद के संबंध में कहा था। इनकी घनानंद की विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी क्या है? अपूर्व ही है। यह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट है, घनानंद की भाषा सरल स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का क्या है? प्राधान्य है। ये किसने कहा था? डॉक्टर वासुदेव सिंह ने कहा था। किसके संबंध में कहा था? घनानंद को। घनानंद को प्रेम की पीर भी कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट कथन। ये जितने भी कथन हैं ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि सारे ही कथन जो रीतिकाल से संबंधित है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। किसने रीतिकाल को प्रवर्तक कौन सा माना है और किसने नहीं माना है, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो रीतिकाल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको हम करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।